हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज हम जानेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्या है कि यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ ए कार और ए ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। आप लोगों ने ये देखा होगा कि कार या ट्रक के जो ड्राइवर होते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल पे अपनी गाड़ियों को स्लो कर देते हैं। ठीक है, यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल वेन एवर नीडेड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। आप भी अपनी साइकिल जब चलाते हैं तो उसको ब्रेक लगा के जब कभी भी ज़रूरत होती है तो उसको स्लो करते हैं या रोक लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्या आपने कभी ये सोचा कि जो व्हीकल्स होते हैं वो स्लो क्यों हो जाते हैं जब हम ब्रेक लगा लेते हैं। या नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये क्या कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर मूव कर रहा है तो वो अपने आप धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के लगाए बगैर। ठीक है, और फाइनली इट स्टॉप्स, और लास्ट में क्या होगा, वो रुक जाएगा। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा कि किसी बॉल को आप किस सरफेस पे या ग्राउंड पे लुढ़का देते हैं या ऐसे फेंक देते हैं तो वो धीरे धीरे एक टाइम पे आगे क्या हो जाती है, रुक जाती है अपने आप। और क्या है, वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। यस, जैसे इस फिगर में दिख रहा है आप लोगों को कि हम लोग जो है जब कभी केले के छिलके पे हमारा पैर पड़ता है तो बहुत तेजी से स्लिप करके गिर जाते हैं। उसके बाद क्या, वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड वेट फ्लोर। यस, जैसे कि कहीं के कीचड़ हो या कहीं पानी हो तो वहाँ पे हमारा स्लिप होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है हमें इस चैप्टर में मिलेगा और हम ये सब जानेंगे कि कैसे क्या होता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है 12.1, और एक्टिविटी भी देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या कंसिडर होती है। उससे पहले बच्चों, आपको अगर फ्रिक्शन चैप्टर समझना है तो इस वीडियो को प्लीज़ करके पूरा देखिएगा। ठीक है, इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और आपको इस चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जब भी देखें, फुर्सत में देखें, पूरा देखें। ऐसे करने के लिए नहीं कि हाँ लाओ पढ़ लें थोड़ा सा, इस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। वीडियो को जब भी देखें पूरा देखें, नहीं तो ना देखें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक्टिविटी 12.1। क्या है, जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। जैसे इस बुक टेबल पे ये बुक का फिगर बना हुआ है ए में। ठीक है, 12.2 ए और 12.2 बी में यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। आप देखेंगे कि ये थोड़ी देर बाद जो है, आप जब पुश करेंगे बुक को इधर, थोड़ी देर बाद ये आगे मूव करेगी और रुक जाएगी। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरीके से आप इस साइड से इसको पुश करेंगे तब भी ये क्या होगी, थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। बिल्कुल, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। आप सोच सकते हैं ये क्यों रुक रही है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से रुक जा रही है। कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन। बिल्कुल, यस, वही फोर्स है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन क्या होता है, जो हम दोनों सरफेसेस बुक और टेबल के बीच में, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है और वो उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अब क्या है, यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। बिल्कुल, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन मोशन के। ठीक है, किस चीज के? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप, बिल्कुल। ठीक है, नहीं तो काम नहीं बनेगा, ये मत भूलिएगा। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, आज से याद कर लीजिए, ये आगे जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक आपको ये याद रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मोशन के अपोजिट ही लगेगा। एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह, यहाँ भी होगा, वो आगे आपको देखना है।
अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि इफ़ यू सॉ दैट इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट, सीधी सी बात है। एंड इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। सो सिंपल। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक। बिल्कुल वो मोशन को अपोज करेगा, इसी वजह से बुक हमारी रुक जाती है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। उसके बाद क्या, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। ये बिल्कुल बात है। जिस फोर्स से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जिस फोर्स से हाथ से अपने बुक को धकेला था, पुश किया था, उसको ये फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा। मतलब कि अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोज करेगा, ठीक है। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बुक और टेबल के बीच में सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस जो है उस बीच में लगेगा। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? नहीं, सभी सरफेसेस के लिए फ्रिक्शन सेम नहीं होगा। अभी हम आगे देखेंगे वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा स्मूथनेस पर, लेकिन बिल्कुल ही स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, तो मोशन नहीं होगा, फिर वहाँ पे स्किडिंग होगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, लेकिन अगले देखेंगे। लेट अस फाइंड आउट व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन में अगली एक्टिविटी है, ये देखिए, टाई स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। ये हमारे पास ब्रिक है 12.3 में, उसको हमने स्ट्रिंग से बांध दिया है। पुल द ब्रिक बाय ए स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस पहले जान लेते हैं हम। ये देखिए, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये स्प्रिंग बैलेंस है। इसके हुक पे अगर आप कोई भी लोड लगाएंगे, हुक पर अगर आप कोई भी लोड लगाएंगे, ये हुक है, ये हुक है, इस पर अगर आप कोई भी लोड लगाएंगे तो ये मीटर नीचे डाउन होगा और इस पर आपको लोड दिख जाएगा, ठीक है। ये होता है स्प्रिंग बैलेंस। तो इस तरीके से इस ब्रिक को हम हुक एक स्ट्रिंग से बांध के और इसमें स्प्रिंग बैलेंस लगा के इस ब्रिक को खींचेंगे। तो जब हम खींचेंगे तो ये इसमें पता चल जाएगा कि कितना फोर्स लगाने पे ये ब्रिक वहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है। वो रीडिंग हम देख लेंगे। इट गिव्स यू मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। मतलब कि कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ी कि ये ब्रिक हमारा मूव हुआ। जितने पे ही वो मूव हो जाएगा, वो जो वैल्यू होगी वो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद क्या, नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, ब्रिक जो हमने ईंट ली थी उस पर पॉलीथीन लगा देंगे, तो उसका क्या सरफेस जो है वो चेंज हो जाएगा। सरफेस की स्मूथनेस या रफनेस जो है वो चेंज हो जाएगी। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग्स? फिर हम रीडिंग देखेंगे, ठीक है। जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना कम फोर्स लगेगा, ठीक है। अब देखिए, व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दिस डिफरेंस? रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग ए पीस ऑफ जूट। अब देखिए, जूट का बैग अगर हम अराउंड ब्रिक के अराउंड लगा देंगे तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हो सकता है और बढ़ जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें करके देखेंगे तीनों अलग अलग सरफेसेस में। तो जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस होगा ईंट और जो जिस पर ईंट रखी हुई है, उन दोनों फोर्सेस, उन दोनों सरफेसेस के बीच में जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा और उतनी ही स्मूथली जो है वो ब्रिक हमारा मूव कर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी 12.3। 12.3 क्या है? मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और एन टेबल। यू मे यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स और बुक्स, ठीक है। देखिए ऐसे, ये है, ये जहाँ पे ये 12.4 भी, ये दो लड़के हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको एक एक्टिविटी करनी है चेक करने के लिए, ठीक है। फिर क्या करना है? Put a mark with the pen at a point A on the inclined plane. Now let a pencil cell move down from this point. How far does it move on the table before coming to rest? Note down the distance. Now spread a piece of cloth. देखिए इसमें क्या करना है, आप यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए जहाँ पे मार्क ए दिख रहा है। यहाँ से आप एक बैटरी का सेल जो घड़ी में लगता है रिमोट में, उसको लेके टेबल पे मूव कराइए सिंपली। फिर उसके डिस्टेंस नोट कर लीजिए कहाँ तक गया। उसके बाद जो है यहाँ पे आप क्लॉथ, दूसरे फिगर में क्लॉथ लगा लीजिए और फिर उसी पॉइंट से छोड़िए। फिर देखिए कितनी डिस्टेंस पे गया है, ठीक है। इसकी तरीके से आप जो है, जो टेबल की सरफेस है उस पर कोई ना कोई सरफेस चेंज करके आप इस एक्टिविटी को दोहराते रहिए, तो देखेंगे सेल की जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपको इससे पता चल जाएगा कि ये कितनी देर में
किस सरफेस पे कम फ्रिक्शन था, किस सरफेस पे ज़्यादा फ्रिक्शन था, और सेल कितनी दूर गया। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। सीधी सी बात है, जिसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उसमें मिनिमम रहा होगा। जब विदाउट क्लॉट था, विदाउट क्लॉट टेबल सिंपल थी, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा। ठीक है, ट्राई टू, अब ये देखिए ये अलग अलग रीजंस, ये अलग अलग डिस्टेंस क्यों ट्रेवल कर रहे थे जबकि हम एक ही हाइट से जो है सेल को छोड़ रहे थे। ठीक है, इन सब चीज़ों को अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है, डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव्स। बिल्कुल, ये ऑब्वियस है, उसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है, जैसे कि हम ही अपने आप को, हम कोई बॉल जो है ज़मीन में या ग्राउंड में फेंक देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है। वही केस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। बिल्कुल, सेल की भी स्मूथनेस जो है वो डिपेंड करेगी, ठीक है, उसके डिस्टेंस ट्रेवल करने पे। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। देखिए इरेगुलरिटीज जो होती है, ये देखिए यहाँ पे नीचे 12.5 में जो फिगर दिया हुआ है, ये हमें इतना टेबल इतनी स्मूथ होती है, और जो उसमें जो इरेगुलरिटीज होती है वो हमारी नेकेड आई से दिखती नहीं है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें जो इरेगुलरिटीज होंगी वो दिखेंगी। वही इरेगुलरिटीज जो होती हैं बुक्स और ऑब्जेक्ट के बीच में, या जो भी ऑब्जेक्ट, दो कॉन्टेक्टिंग सर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में इरेगुलरिटीज जो होती हैं, वही जो है फ्रिक्शन का कारण होती है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them। बिल्कुल वही जो मैंने बात की, उसमें irregularities के बगैर तो कोई ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, irregularities on the two surfaces lock into one another। ठीक है, वो एक दूसरे के बीच में जो है उनमें लॉक हो जाता है, मतलब वो एक दूसरे के जहाँ पे irregularities होती हैं एक दूसरे में इन्फ्यूज हो जाती है, तो इस वजह से फ्रिक्शन होता है। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। जो इन दोनों सरफेसेस, ये देखिए व्हाइट और ब्लैक, ये मान लीजिए व्हाइट वाला बुक का हो गया और जो नीचे ब्राउन वाला है वो हमारी रेगुलरिटी टेबल की है, तो ये दोनों एक दूसरे के बीच में इंटरलॉक हो गई हैं, और इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए जितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा वो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व्ड। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर जितना रफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा और हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए। उसके बाद क्या, वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस। बिल्कुल, ये हमने देखा कि दो इरेगुलरिटीज जो हैं वो फ्रिक्शन होता है वो दो सरफेसेस की इरेगुलरिटीज की इंटरलॉकिंग की वजह से होती हैं। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। यस, अगर हमने बुक को हम वर्टिकली भी प्रेस कर रहे हैं और उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन और ज़्यादा होगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग ए मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। बिल्कुल, हम एक चटाई को ले लेते हैं और उसको ऐसे ही खींचते हैं, और दूसरे में एक बार उस पर किसी को बिठा के, घर में छोटे बच्चे को तब खींचते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि उस पर वो जो लड़का या जो बच्चे को आप बिठाएंगे उसका जो वर्टिकल फोर्स नीचे लगेगा वो जो है आपको ज़्यादा तेज ताकत लगाने के लिए मजबूर करेगा, मैट को ड्रैग करने के लिए या खींचने के लिए। ठीक है, रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने कभी उठाया हो तो उसको सोचिए। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस गेट द एक्सपीरियंस नाउ। समझ गए, अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया हो तो किसी हैवी बॉक्स को मूव कराने का, या घर में कोई ड्रम हो, वैसे ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो, आप इतना सोच समझ के इसको एक्सपीरियंस या इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये देखिए, जैसे ही पे ये बच्चा जो है इसको बॉक्स को मूव करा रहा है, ठीक है, यही करने को बोला गया था, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं सबके घर में इतना बड़ा बॉक्स हो। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज मेजर ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई बॉक्स अगर स्टैटिक है, रुका हुआ है, आपने उसको मूव कराना है, जैसे ये लड़का इस पर धक्का दे रहा है, उसको पुश कर रहा है, उस तरीके से जब ये हल्का सा मूव करेगा तो जितना फोर्स इसको मूव कराने के लिए, स्टार्ट कराने के लिए मूव
लगा है वो जो है हमारा जो फोर्स होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर उसको उसी स्पीड में लगातार मूव कराने के लिए जो फोर्स की जरूरत होगी वो हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर। सीधी सी बात है, जब स्टार्ट बॉक्स जो है स्लाइड करना शुरू कर देता है तो इतना टाइम नहीं मिलता कि वो जो दो सरफेसेस के इरेगुलरिटीज हैं वो दोनों एक दूसरे में इंटरलॉक हो सकें। इस वजह से जब मूव करने लगता है एक बार तो फोर्स थोड़ा सा कम भी हो जाता है, लगाना पड़ता है, वो थोड़ा और अपने आप भी मूव करने लगता है। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ईजी है ना। एंड यू फाइंड इट समवट ईजियर टू मूव द बॉक्स, ये जो मैंने अभी पहले बताया इसमें लिखा हुआ है, मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन गेट इट स्टार्टेड। ठीक है, एक बार मूव करना जाने के बाद हमको थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ता है उसके कंपेयर में कि जब वो बिल्कुल ही मूव ना, जब वो स्टैटिक होता है तो शुरुआत कराने के लिए। ठीक है, अब देखिए 12.3 में क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्शन आर नेसेसरी इविल। ठीक है, जरूरी शैतान है ये हमारी लाइफ का। ठीक है, इसके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम चल नहीं सकते यहाँ तक की। ठीक है, रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। इट इज ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़ और ए ग्लास टम्बलर, कुल्हड़ जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है, या ग्लास की गिलास जो होती है जिसमें पानी पीते हैं। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ अ टम्बलर इज ग्रीजी और हैज़ अ फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। बिल्कुल जैसे हम घर पे देखते हैं, अगर उस पर कुकिंग ऑयल या ग्रीजी टाइप कुकिंग ऑयल लगा होता है किसी भी गिलास में पानी पीने के लिए या किसी भी बर्तन में, तो वो थोड़ा सा स्लिपरी होता है, हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। वुड इट बी बिकम ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड? जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? सीधी सी बात है, हम नहीं उठा पाएंगे ग्लास को अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर उस पर ऑयल लगा होगा तो हमको मुश्किल होगी, अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो पकड़ने में। ज़्यादा ही ऑयल लगा देंगे, करके देखिएगा, नहीं उठा पाएंगे। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा कीचड़ होता है। बाइक चलाना कितना, अभी तो आप लोग छोटे हैं शायद ना चला रहे हो 8th क्लास में, है चलाइएगा भी नहीं जल्दी, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कभी बैठे होंगे अपने भाई पापा के साथ या स्कूटी पे मम्मी के साथ, कहीं पे भी देखा होगा कि जहाँ पे कीचड़ होता है वहाँ पे बाइक या कार या स्कूटी को ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, स्लिप होता है। या वेट मार्बल पे आपने घर पे ही देखा हो कि स्लिप होता है। आप अपने पाँव को, पैर को आप अपने दबा के उंगलियों से दबा के चलते हैं कि कहीं स्लिप ना हो जाए। ठीक है, कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? आप सोच सकते हैं अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चल नहीं पाते। यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होता आप लिख नहीं सकते थे, फ्रिक्शन नहीं होता तो आप अभी इस वीडियो को टच करके आगे नहीं बढ़ा सकते थे, है ना। वैन योर टीचर इज राइटिंग विद चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, देख रहे आप ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे जब लिखते हैं तो जो रफ सरफेस होता है चॉक का वो ब्लैक बोर्ड के सरफेस से चिपक जाता है, इस वजह से वो लिखने में हेल्प करता है। कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक? होता ही नहीं तो वो चलता ही नहीं भाई, सोच भी नहीं सकते आप क्या होता। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। एक बार घुमा दिया तो वो भाग ही रहा है, फिर रुकना ही नहीं था। Had there been no friction between the tires or the automobiles on the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. ठीक है, अगर होता ही नहीं तो आप ना गाड़ी चला सकते थे, ना रोक सकते थे, ना उसको मोड़ सकते थे, कुछ भी नहीं हो सकता था। ठीक है, आप सोच के देखिए क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल इन द वॉल। आप जो है नेल अगर किसी वॉल में लगाना चाह रहे हैं तो नहीं लगा सकते। और अ टाई ए नॉट विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। कुछ भी नहीं हो सकता था, आप चल नहीं सकते थे। हमारे शूज़ में नीचे आप देखते होंगे कि जो थोड़े थोड़े से मटेरियल एक्स्ट्रा लगे होते हैं रबर के, वो फ्रिक्शन ही बनाने के लिए होते हैं कि हम चल सकें। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल टू। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब ये क्या है, अभी तो वो नेसेसरी इविल था, अब इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो देखते हैं हम। इट वेयर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ही बॉल बियरिंग्स जो होती हैं, स्क्रूज जो होते हैं या सोल्स जो होती हैं शूज़ के, वो क्या होते हैं हमारे, वियर्स आउट हो जाते हैं, वो घिस जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन वर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशंस। रेलवे स्टेशंस पे आपने देखा होगा फुट ओवर ब्रिजेस जो होते हैं वो एकदम चल के उस पर लोग, इतने लोग दिन भर में आते जाते रहते हैं कि वो घिस जाते हैं बिल्कुल, और इतना ज़्यादा स्लिपरी भी हो जाते हैं कभी कभी अगर रिपेयर ना हो तो। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट।
सीधी सी बात है, अगर आप अपने दोनों हथेलियों को एक साथ अभी रगड़ के देखिए, आपके हाथ जो है वो हथेलियाँ जो हैं वो गर्म हो जाएंगी बहुत ही जल्दी, कम समय में। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस कैचेस फायर? बिल्कुल, हम देखते हैं जब हम माचिस चलाते हैं तो उस पर क्या होता है, आग लग जाती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ ए मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट्स रन। बिल्कुल, जब हम मिक्सर चलाते हैं तो देखिए बिल्कुल जो है ये देखिए ये एक्टिविटी है, और अपने हाथ को आप एक दूसरे पे पाम्स को जो है रब करके देखिए जो है वार्म हो जाएंगे। ठीक है, यू कैन सेट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। आप बहुत सारे और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्ट ऑफ एनर्जी। ये भी बिल्कुल सी बात है, कोई भी मशीन अगर हम ऑपरेट करते हैं तो वो हीट जनरेट करती है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या है, क्या हमने पढ़ा था, इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, हम डिस्कस करेंगे, वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अभी हम आगे ये देखेंगे कि कैसे हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कम कर सकते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही लगे और हमारा कोई नुकसान ना हो। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इंक्रीज कैसे हो, किस केसेस में हमको इंक्रीज करना है, किस में हमको रिड्यूस करना है, वो दोनों हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज अ डिजायरेबल इन सच सिचुएशंस। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन जो है कुछ कुछ सिचुएशंस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड? आपने कभी सोचा कि आपके शूज़ के नीचे सोल्स में क्यों ग्रूव्स बने होते हैं? इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट यू कैन मूव सेफली। ठीक है, ये इस वजह से दिया जाता है कि ये फ्लोर पे ग्रिप बना सके और हम लोग सेफली जो है वो फ्लोर पर मूव कर सकें। सिमिलरली द ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। ये जो टायर बना हुआ है इसमें जो ये ऊपर की ओर निकले हुए इसको ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार्स इसी वजह से बनाए जाते हैं कि ये मूव कर सकें। ठीक है, वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसाइकिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। हम जानबूझकर जो है फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं ब्रेक पैड लगाकर ब्रेक सिस्टम में, जिससे कि वो जल्दी से रुक सकें। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील। जब हम चला रहे होते हैं साइकिल तो ब्रेक पैड्स जो हैं वो व्हील्स को नहीं टच कर रहे होते हैं। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, जब हम ब्रेक दबा देते हैं तो दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन। वो जो है मोशन ऑफ रिम जो है उसको रोक लेते हैं, जो पैड्स लगे होते हैं ब्रेक के। ठीक है, उसकी वजह से रुक जाती है, द व्हील स्टॉप्स मूविंग। You might have seen the कबड्डी players rub their hands with soil for a better grip of their opponents. Yes, बिल्कुल, जब हम देखते हैं कबड्डी के प्लेयर्स क्या करते हैं, वो हाथ में मिट्टी लगा लेते हैं, जिससे जो उनके हाथ में अगर स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, तो अगर वो अपने अपोजिशन प्लेयर को पकड़ने जाएं तो उस स्वेटिंग की वजह से स्लिप ना हो। ठीक है, जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन ऑफ। जिम्नास्ट वाले कुछ टैल्कम पाउडर या जो भी उनको सब्सटेंस मिलता है लगाने के लिए, जिससे उनकी फ्रिक्शन प्रॉपर बनी रहे। ठीक है, जैसे कैरम बोर्ड में हम कभी कभी पाउडर लगाते हैं। ठीक है, इन सब सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वांट टू मिनिमाइज इट। जो अभी हमने पहले पढ़ा कि वहाँ डिज़ायरेबल है, कुछ सिचुएशंस में जो है ज़रूरी नहीं होती है, तो उसको हमको मिनिमाइज करना होता है। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड? कैरम बोर्ड पर हम क्यों लगाते हैं? क्यों? जिससे कि हम जो जब खेलें तो उस पर जो उसके जो क्या बोलते हैं, जो उसमें स्ट्राइकर वगैरह है वो बहुत ही ईजिली जो है मूव कर सके बोर्ड पे। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ ए डोर हमारा जो दरवाज़ा जहाँ से दीवार में जिस जगह से अटैच्ड होता है उसको हिंज बोलते हैं, जो वो लोहे का या स्टील का लगा होता है। ठीक है, उसमें हम क्या लगाते हैं, ऑयल डालते हैं, जिससे आवाज़ ना आए और ईजिली जो है हमारा दरवाज़ा आवाज़ क्यों होती है? जो फ्रिक्शन होता है उसमें, उसकी वजह से हम ये लगाते हैं। बाइसाइकिल एंड अ मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स। ठीक है, बाइसाइकिल या मोटर मैकेनिक जो हमारे साइकिल्स में हर जगह ग्रीस या ऑयल डालते हैं, उस जहाँ पे मूविंग पार्ट्स होते हैं वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है उनको कम करने के लिए। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। When oil, grease or graphite is applied between moving part of machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub each other. ठीक है, जब हम ग्रीस वगैरह लगा देते हैं जो दो कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस होते हैं उनके बीच में जो
वो दोनों जहाँ पे सरफेस रब कर रहे होते हैं एक दूसरे से, अब उनके बीच में ग्रीस या जो हम लुब्रिकेटिंग ऑयल या कुछ भी लगा रहे हैं वो बीच में आ जाते हैं, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन का लेवल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, वो डायरेक्टली रब नहीं करते हैं। जैसे इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट, जैसे जो यहाँ पे देखिए फिगर में 12.13 में लिखा हुआ है कि लुब्रिकेंट जो है वो इरेगुलरिटीज में फिल हो जाता है, तो दोनों सरफेसेस जो कॉन्टेक्ट्स में होते हैं उनके में लुब्रिकेटिंग ऑयल हो जाता है, तो जो सरफेस का जो फ्रिक्शन होता है दोनों ही कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस का वो कम हो जाता है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट, किसी मशीनों में ऑयल नहीं यूज होता है। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू, हम बीच में एयर कुशन का यूज़ करते हैं, एयर फिल कर देते हैं मूविंग सरफेसेस के बीच में। ठीक है, अब क्या है, ये जो लड़का ये क्या सोच रहा है, कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या हम जीरो कर सकते हैं? जीरो कर देंगे तो फिर मूवमेंट ही नहीं होगा, है ना। तो फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगी। उसके बाद का 12.5 व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, व्हील लगा के हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अभी हमने देखा था ऊपर एक्टिविटीज में बॉक्स को हम पुश कर रहे थे मूव कराने के लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए ये बॉक्स है, इसमें हमने व्हील्स लगा दिया, तो इसकी वजह से रोलिंग की वजह से क्या पहले पूरा सरफेस हम सरका रहे थे, पुश कर रहे थे, अब हमको सिर्फ व्हील को घसीटना है, तो क्या होगा, सरफेस कम हो जाएगा, सॉरी फ्रिक्शन कम हो जाएगा, कॉन्टैक्टिंग सरफेस का एरिया भी कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विद रूलर्स। ठीक है, ये हम देख ही रहे हैं, चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज, व्हाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट। ऐसा क्यों हो सकता है, हम देख लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 12.14 टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ऐसे। ठीक है, प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल। ठीक है, उसके बाद क्या, प्लेस अ थिक बुक ओवर इट। ठीक है, नाउ पुश द बुक, यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव्स। ठीक है, नीचे वाली पेंसिल भी ये मूव करेंगी जैसे जैसे हम बुक को मूव कराएंगे। डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक। अब इस वे में जैसे पहले एक्टिविटी में हमने सीधे टेबल पे जो है पुश करके किया था, और इस एक्टिविटी दोनों में डिफरेंस होगा, इसमें आसानी से मूव कर जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से रोलर जो लगेगा वो हमारे लगेज बैग को ईजिली पुल करने में या पुश करने में ईजी रहेगा। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब रोल करेगा तो वो जो रेजिस्टेंस दोनों कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में लगेगा उसको रोलिंग फ्रिक्शन कैसे कहेंगे। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, रोलिंग की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। ठीक है, स्लाइड करने से इजी जो होता है वो रोल होता है, हमेशा आप करके देख लीजिएगा। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल द लगेजेस फिटेड विद रोलर्स। ठीक है, इस वजह से लगेज जो रोलर्स के साथ फिट होते हैं वो हमें ईजी होता है रोल करना। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। अब हमको लग रहा है कि हाँ, व्हील जो है बहुत पहले जब हिस्ट्री में आप कभी पढ़ेंगे तो व्हील का जो इन्वेंशन हुआ था वो कितना इंपॉर्टेंट है, अब हम समझ सकते हैं। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स का यूज़ करके हमने जो है जहाँ जहाँ स्लाइडिंग मोशंस थे, जहाँ जहाँ स्लाइडिंग थे वहाँ पे हमने रोलिंग मोशन में कन्वर्ट कर दिया। कॉमन एग्जांपल्स आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैंस। सीलिंग फैन आप कभी खोलेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, बाइसिकल्स में जहाँ पे आपकी पेडल होती है वहाँ पे अंदर जो है छोटे छोटे आपको बियरिंग्स दिखेंगे। ठीक है, ये ऐसा, ये जो बॉल बियरिंग जो दूसरा वाला डायग्राम है आप नीचे इसमें 12.16 में देखेंगे, ये आपको यहाँ पे ये जो छोटे छोटे हैं अंदर इसके बियरिंग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन। यू नो दैट एयर इज़ वेरी टाइट एंड थिन, लाइट एंड थिन। एयर क्या है, लाइट है, हल्का होता है, थिन होता है। येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। बिल्कुल, हवा चलती है, हवा चल रही होती है तो हम साइकिल ज़्यादा तेज़ नहीं चला पाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी पे वो हमको रोकता है फ्रिक्शन की वजह से। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसी तरीके से वाटर और अदर जो लिक्विड्स हैं वो फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज नोन एज फ्लूइड्स। ठीक है, जो कॉमन गैसेज और लिक्विड्स होते हैं उनको हम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, फ्लूइड आगे बहुत आगे पढ़ेंगे
और भी डिटेल में, अभी सिर्फ इतना जानिए कि जो लिक्विड और गैसेस होते हैं उनको फ्लूइड बोलते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी फ्लूइड के बीच में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कराए तो फ्लूइड्स जो हैं वो उस पर फ्रिक्शन एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। तो जो फ्लूइड्स के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्सेस लगेंगे उनको ड्रैग बोलते हैं। ड्रैग मतलब खींचते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, रोकेंगे। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जो ऑब्जेक्ट पर लगेगा वो डिपेंड करेगा उसकी स्पीड पर, जो फ्लूइड में, वो जिस फ्लूइड में चल रहा है, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो शेप पर भी डिपेंड करेगा, किसके, ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, ऑब्जेक्ट और नेचर जो फ्लूइड का है उस पर। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स, जब ऑब्जेक्ट जो है फ्लूइड्स के थ्रू मूव करेंगे, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। वो उनको उस जो फ्रिक्शन उस पर लग रहा होगा उससे आगे ओवरकम करना ही होगा। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, ऐसा करने में वो एनर्जी लूज करेंगे। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि जो फ्रिक्शन फ्लूइड का लग रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या करेंगे। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स। तो हम शेप अलग अलग कर देते हैं जिससे जो है उस पर फ्रिक्शन कम लगे। वेयर डू यू थिंक द साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दीज स्पेशल शेप्स। कैसे उन्होंने सोचा होगा, ऐसे कह रहे हैं। फ्रॉम नेचर, ऑफ कोर्स, हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे, जैसे हमको एयरप्लेन बनाना था, एयरप्लेन मतलब कि एरोप्लेन, ठीक है। तो हमने क्या किया, बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। बर्ड्स जो हैं एयर में और फिशेज जो हैं वो पानी में हमेशा मूव करती हैं, तो उस वजह से उनके शेप से हमने एरोप्लेन का डिज़ाइन किया। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स विच वुड मेक देम नॉट टू लूज मच एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। जिसकी वजह से उनकी बॉडी ऐसी इवॉल्व हुई है कि फ्रिक्शन कम हो और वो हवा में या पानी में उड़ सकें या चल सकें, ठीक है। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ द एरोप्लेन्स। जो देखिए इसमें बिल्कुल एक बर्ड की तरह एरोप्लेन का शेप हमने देखा। इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। और बाकी जो हम बाइक वगैरह भी बनाते हैं वो भी एयर में ही तो ट्रेवल करती हैं। एयर मतलब कि हम चल तो रहते हैं ज़मीन पे, लेकिन एयर का फ्रिक्शन तो लगता ही है, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए उसी हिसाब से बनाया जाता है। तो ये चैप्टर इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है। और हम क्या करेंगे, आप लोग इसको आराम से पढ़िए, सुनिए, समझिए और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, ठीक है। क्या करेंगे, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे चैनल को, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।